नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल का ये तीसरा सेट है। लगातार हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश का, और हम सबका लक्ष्य यह है कि हम सब 50 आउट ऑफ 50 एग्जामिनेशन में प्राप्त करें। फर्स्ट एग्जामिनेशन में, टीयर फर्स्ट में, तो अपने कॉपी को लेकर के, अपने पेन को लेकर के एकदम आराम से बैठ जाएं और ये सफर का आनंद लें। बहुत नए चीज आप सीखेंगे, अच्छे चीज सीखेंगे, और आपको एक सुकून महसूस होगा जब इस वीडियो को आप पूर्णतः देखेंगे। मैं आपसे एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहता हूँ, वीडियो देखें तो पूरा देखें। आपका समय बर्बाद होने वाला नहीं है, फालतू के डिस्कशंस होने वाले नहीं है, टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। वन सेकेंड डियर स्टूडेंट। This is the first question we have. Hardly had he reached home when telephone rang. हमारे पास है कि मुश्किल से अभी वह घर ही पहुंचा था कि फोन की घंटी बज पड़ी। क्या एरर है? समझदार बच्चों को एरर पता चल चुका होगा। प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस में हार्डली लगा हुआ है तो उसके पेयर में वेन आता है, और यदि नो सूनर लगा हुआ है तो उसके पेयर में देन आता है, THAN, देन आता है। हार्डली रहेगा तो क्या होगा? वेन होगा। नो सूनर रहेगा तो क्या होगा? देन होगा। देखो, जैसे कि यहाँ पर हार्डली है, यहाँ वेन लगा हुआ है। यहाँ पर यदि नो सूनर होता, यहाँ पर क्या हो जाता? देन। तो ये वाला तो चीज सही है, हार्डली है और फिर यहाँ वेन है। और इसमें ये होता है कि हार्डली के बाद ही हेड लगता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो मुश्किल से वह घर पहुंचा था कि फोन की घंटी बज पड़ी। तो यहाँ पर मुझे प्यारे बच्चों कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। सो हमारा यहाँ कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर 4 होगा, यानी इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बीइंग इन अ सिचुएशन, एक ऐसे स्थिति में होना, वेयर वन इज लाइकली टू मीट विथ हार्म, जहां पर किसी के साथ खतरा होगा ही, नुकसान होगा ही। एक ऐसी स्थिति जिसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो देखो, टोलरेबल का मतलब होता है संतोषजनक। क्या होता है प्यारे बच्चों? संतोषजनक होता है टोलरेबल का मतलब। वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक, जिस पर आघात हो सके, जिस पर आघात हो सके। आघात का मतलब वार हो सके, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसका मतलब यह हुआ। इररिकवरेबल का मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सके, जिसको ठीक नहीं किया जा सके, ठीक नहीं किया जा सके। जैसे कि 20 साल पहले किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता था, तो क्या होता था? इररिकवरेबल होता था, उसको अब नॉर्मल व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता, वो कुछ समय के बाद वह मर सकता था। तो इररिकवरेबल होता था, जिसको अब उसको पूर्णतः उस स्थिति में नहीं लाया जा सके जिस स्थिति में वह पहले था। और ये है इनडेसिफरेबल। इनडेसिफरेबल का मतलब होता है जो समझने योग्य नहीं, जो पढ़ने योग्य नहीं हो, उसको क्या बोले जाएगा? इनडेसिफरेबल। जो पढ़ने योग्य नहीं हो, जो समझने योग्य नहीं हो,
जो पढ़ने योग्य नहीं हो। तो अब आप लोग मिलाइए, इसमें से कौन ऑप्शन आपके लिए है कि बीइंग इन अ सिचुएशन वर वन इज लाइकली टू मीट, एक ऐसा सिचुएशन हो जहां पर उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, तो उसका सेम मीनिंग लिखना है। तो किसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है? एक नाजुक को, इस पर हमला हो सके, इसको कष्ट पहुंचाया जा सके, यानी कि हमारा आंसर बी होगा, वल्नरेबल होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सही लगा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड है हमारा क्या? चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शन। इसमें से इस वर्ड का सेम हमें वर्ड ढूंढना है, इसका मीनिंग का सेम मीनिंग हमें ढूंढना है। तो आइए सबसे पहले तो इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे, और उसके बाद जो है इसका मतलब समझेंगे। तो इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है तत्कालिक। क्या प्यारे बच्चों? तत्कालिक। तत्कालिक का मतलब कितना लोग नहीं समझते, उनके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि आप कहीं बाहर निकल रहे हो और आपके सभी कपड़े जो है वो गीले हैं, तो आपका एक छोटा पुराना सा कपड़ा है जो सूखा हुआ है, तो आप उसी को पहन करके मार्केट चल जाते हो। तो आपके लिए क्या है वो? तत्कालिक काम चलाऊ। क्या है? काम चलाऊ है कि बस काम चल सकता है। तो उस प्रकार की चीज को क्या बोलेंगे? इम्प्रोवाइज्ड बोलेंगे। अब आइए इसका समझते हैं इन सभी चीजों का। तो इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ढीठ। क्या होता है? ढीठ। जो जल्दी समझता नहीं हो, मुंह लड़ाता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को इम्प्रूडेंट बोलते हैं। इनकॉशियस का मतलब क्या होता है? जो असावधान हो। क्या हो? असावधान हो, उसको इनकॉन्शियस बोलेंगे। और अनस्टडीड का मतलब भी होता है काम चलाऊ। तो हमारा तो यहाँ पर सेम वर्ड मिल ही गया, तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? अनस्टडीड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a census is not about counting sheep and government can't be allowed to sleep at the wheel। सेंसस का मतलब होता है जनगणना होता है प्यारे बच्चों। तो अ सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग, जनगणना का मतलब ये नहीं हो कि केवल भेड़ गिनना होता है, और गवर्नमेंट को अलाउ नहीं किया जा सकता है कि बस वो कोई काम पर ध्यान न दे। मैंने जनगणना का मतलब ही नहीं कि बस काउंट कर लिए और हमारा काम खत्म हो गया। यदि गवर्नमेंट किसी चीज की जनगणना करती है तो उसके अंदर के प्रॉब्लम्स को भी क्लियर करना उसका काम है। तो यहाँ पर एक इडियम आ रहा है, टू स्लीप एट द व्हील। टू स्लीप एट द व्हील का मतलब होता है कि प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देना। देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन योर फैमिली बट यू आर टू स्लीप एट द व्हील। तुम्हारे घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है सेकेंड नंबर, नॉट पेइंग अटेंशन टू प्रॉब्लम और समथिंग दैट इम्पोर्टेंट। जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके प्रॉब्लम है, उस पर आप ध्यान देने की आवश्यकता है, उन चीजों को बोलेंगे टू स्लीप एट द व्हील। यदि आप नहीं ध्यान देते हैं तो इसका मतलब है कि आप एट द व्हील मतलब कि आप पहिए पर सो रहे हैं। अगला है हमारा सवाल, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो पूरी तरह से साफ साफ दिखाए, पारदर्शी। इसका मतलब होता है पारदर्शी। तो इसका हमें क्या ढूंढना है? अपोजिट ढूंढना है। तो ओपेक का मतलब क्या होता है? धुंधला होता है। गुड। और इसका भी मतलब पारदर्शी होता है, इसका मतलब चमकीला होता है, और इसका मतलब रवेदार होता है, क्रिस्टलाइन, रवेदार। इसका एक अपना शेप होता है। लूसेंट मतलब चमकीला होता है, और इसका भी मतलब पारदर्शी होता है। तो हमें क्या ढूंढना है प्यारे बच्चों? हमें तो अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो पारदर्शी का क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। आइए अगला
क्वेश्चन की ओर विचार करते हैं। अब हमारे पास ये क्लोज टेस्ट आ गया, इसके बारे में मैं कुछ विचार रखना चाहता हूँ। देखो ये क्लोज टेस्ट है, इस बीच में तो क्लोज टेस्ट आ गया तो हम लोग इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट और जो ये PQRS वाला है इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं और उस पर हम लोग स्पेशल अटेंशन दे सकें। खैर आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं क्लोज टेस्ट। बहुत लोगों की बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग पूरा पढ़ लें ताकि उसका कुछ एक थीम पकड़ सके, उसके मीनिंग को जान सके, ये जो पैसेज है वो क्या कहना चाहता है। आइए शुरुआत करते हैं। इन 2013 या 2013 द वर्ल्ड बैंक ग्रुप two goals that would guide its development work. Dash the goal first goal was to reduce the number dash extremely poor people of world to below 3% by 2030. Extremely poor people are characterized as those who dash on less than $1.25 a day. The second goal was to dash shared prosperity for promoting the growth of per capita real income of the poorest 40% population in each country. प्यारे बच्चों, इसमें एक इसका थीम एक पता चलता है ना कि यहाँ पर एक वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड बैंक जो है वो एक थीम पर काम कर रहा है कि दुनिया भर से गरीबी को कैसे हटाया जाए। तो उसने दो प्रकार का थीम लिया है कि पहले लोगों को 2030 तक कितना % लोगों के गरीबी को खत्म करेगा और उसके बाद लोगों के इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे बूस्टअप करेगा। आइए शुरुआत फिर से कर लेते हैं। इन 2013 में द वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है डैश टू गोल, उसने क्या किया, दो गोल को क्या किया प्यारे बच्चों, क्या करेगा, दो गोल को अनाउंसिंग करेगा या अनाउंस करेगा या अनाउंस्ड किया या डिस्कवर्ड किया। तो ये तो जान लो कि कोई भी जब हम लोग अपने गोल के बारे में बनाते हैं तो गोल को डिस्कवर नहीं किया जाता। पहली बात, गोल को डिस्कवर नहीं किया जाता। अब ये जो है ना 2013 की बात है और अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो यह तो बात पास्ट की है, तो जब पास्ट की है तो हमारा आने वाला जो वर्ब भी होगा वो कौन सा होगा, पास्ट होगा। यानी अनाउंस तो प्रेजेंट का होता है, अनाउंसिंग तो कंटिन्यूअस में लगता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनाउंस्ड हो जाएगा। यानी 2013 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अनाउंस किया टू गोल्स, कितना गोल, दो गोल, दैट वुड गाइड इट्स डेवलपमेंट वर्क, जो इसके डेवलपमेंट वर्क में क्या करेंगे, काम करेंगे। डैश। अब अगला क्वेश्चन पर आइए विचार किया जाए। अगला क्वेश्चन फिर से वही हमारे पास है। अब जब मान लीजिए कि द वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस कर लिया टू गोल्स को दैट वुड गाइड इट्स डेवलपमेंट वर्क। अब ये जो डेवलपमेंट है वो कहाँ काम करेगा, वर्ल्ड वाइड काम करेगा। वर्ल्ड वाइड का मतलब प्यारे बच्चों का पूरे दुनिया भर में काम करेगा। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि एक देश का होता है, या फिर इंटरकंटिनेंटल, अलग अलग देशों को, या फिर लोकली वहां के अगल बगल के लोग। तो सिंपल सी बात है, वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया का होता है, तो वो क्या करेगा, जब कभी भी वह कोई डेवलपमेंट का काम करने का प्रयास करेगा तो वह कैसा काम करेगा, वर्ल्ड वाइड काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एक देश का व्यक्ति को बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। अब आइए, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड में ये हो गया हमारा वर्ल्ड वाइड, इट्स डेवलपमेंट वर्क वर्ल्ड वाइड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर में है, द फर्स्ट गोल वाज टू रिड्यूस नंबर डैश एक्सट्रीमली पुअर पीपल। पहला जो इसका गोल है वो क्या है, टू रिड्यूस, कम करना, द नंबर डैश एक्सट्रीमली पुअर पीपल, जो बहुत गरीब लोग हैं उनके नंबर को क्या करना, कम करना, उनके नंबर को कम करना, नंबर को कम करना। तो 22 से तो को का इंग्लिश नहीं आ रहा, हिंदी नहीं आ रहा, 2 से भी को का नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो ऑफ होना चाहिए, वेरी सॉरी। यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। तो यहाँ पर का मीनिंग हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, ये बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पुअर। सबसे पहले तो हमें
एक्सट्रीमली पुअर पीपल की संख्या को कम करना है ऑफ द वर्ल्ड टू बिलो 30% बाई 2030। 2030 तक इसकी संख्या 30% से कम हो जाए। जो एक्सट्रीमली पुअर पीपल है वो 3% से कम आ जाए। एक्सट्रीमली पुअर पीपल आर कैरेक्टराइज्ड एज दोज हु, एक्सट्रीमली पीपल को कैसे पहचाना जाएगा, कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा? जो लोग, अब अगला सवाल, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग, फोर्थ नंबर है, दोज हु सेलिब्रेट, स्टे, सरवाइव, रिकवर। क्या होना चाहिए? जो लोग ऑन लेस देन 1.25 अ डे डॉलर, जो लोग 1.25 डॉलर पर अपना दिन का गुजारा करते हैं, उनको यह माना जाएगा कि वह एक्सट्रीमली पुअर पीपल है। तो गुजारा करना का क्या होगा? सरवाइव होगा। अरे गरीब आदमी सेलिब्रेट कैसे कर लेगा? रिकवर और स्टे की बात नहीं हो रही है। एक जैसे कि भारत में जो है, यदि आप 15-20 हजार रुपया कमाते हो तो मंथली का आप अच्छे से गुजारा करते हो। आप लग्जूरियस लाइफ नहीं जी सकते हो, बट सिंपल लाइफ जी सकते हो। तो यहाँ पर सरवाइव हुआ, आप समझ पा रहे होंगे। ये तो पहला था कि गरीबी को खत्म करना, 2030 तक 3% से कम ला देना, और उसको पहचानने के लिए वैसे लोग जो 1.25 डॉलर पर सरवाइव कर रहे हैं, उससे कम पर सरवाइव कर रहे हैं। द सेकेंड गोल वाज टू, सेकेंड गोल क्या है? आप जब गरीब को थोड़ा सा बढ़िया बना दीजिएगा, उनको पहचान लीजिएगा, तो सेकेंड गोल आपका क्या होगा? सेकेंड गोल वाज टू डैश शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। तब उनके प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाना, अच्छा हो जाना। जिस व्यक्ति के घर में सभी ऐशो आराम की चीजें होती हैं, उसको बोला जाता है कि वह प्रॉस्पेरस है। क्या है वो? प्रॉस्पेरस है। तो उसके बाद वो क्या करेगी? द सेकेंड गोल वाज टू एडवांस होगा, या परस्यू होगा, इंटेंसिफाई होगा, या बूस्ट होगा। तो किसी के स्थिति को जब आप बेहतर बनाते हो तो उसको आप बूस्ट अप करते हो। क्या करते हो? बूस्ट करते हो। एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकता है, परस्यू स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है, इंटेंसिफाई किसी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो वहां पर उसको कहा जाता है कि इसका इंटेंस इस्तेमाल हो रहा है। तो किसी के स्थिति को बेहतर बना रहे हो, यानी कि क्या करोगे? उसको बूस्ट करोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गोल वाज टू बूस्ट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, ताकि उन लोगों का पर कैपिटा इनकम, जो रियल इनकम है, वो बढ़े। ऑफ द पुअरेस्ट 40% पॉपुलेशन इन ईच कंट्री, जो पूरे देश में जो 40% पॉपुलेशन जो पुअरेस्ट है, उसकी स्थिति में वो बूस्ट अप करने के लिए काम किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियोस को हमेशा देखते रहिए। अगला सवाल, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्क एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। आइए, he scorned the finer thing in life and valued fragility and simplicity। वो जो है ना, जीवन को अच्छे से जीता, और किया, अभी तक जीवन को अच्छे से जिया है, और वो फ्रिजालिटी को और सिंप्लिसिटी को क्या करता है? वैल्यू करता, वैल्यू करता था। यहाँ पर V2 है, पास्ट में लिखा हुआ है। तो देखो, मेनली हमारे पास ये है कि इसका मतलब क्या होगा। फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चीला। क्या होता है? कम खर्चीला, जो कम खर्चा करता है, बहुत कम खर्चा करता है। तो यानी कि जब कम खर्चा करेगा तो ध्यान से खर्चा करेगा, फालतू का पैसा फेंक के खर्चा नहीं करेगा। तो फ्रिजालिटी का हमें क्या करना है? सेम मीनिंग ढूंढना है, सेम 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 नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है। आइए ढूंढिए, क्या हो जाएगा? केयरफुलनेस, सावधानी पूर्वक। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? सावधानी पूर्वक होगा इसका मतलब। लॉस्ट का मतलब तो खो जाना होता है, खो जाना। एक्स्ट्रा वैजेंस मतलब बिना कोई कंट्रोल के अनकंट्रोल एक्सपेंड करना पैसा को क्या बोला जाता है? कि वह एक्स्ट्रा वैजेंट है। और इररेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदारी को नहीं निभाता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो फ्रिजालिटी मतलब कम खर्चा करने, यानी कि सावधानी पूर्वक खर्चा करने वाला, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसके लिए हमें चुनना है, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके लिए एक छोटा सा वर्ड इसी में से कोई एक सही होगा, उस चीज को हमें ढूंढना है। Please that a person charged with a crime
was elsewhere when it was committed। अरे कोई व्यक्ति क्राइम करके कहीं से भागा हुआ, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो उस व्यक्ति को जो भगोड़ा होता है, कहीं से क्राइम करके भाग आता है, उसको बोलते हैं एलिबी बोलते हैं। समझे ना? जो व्यक्ति पर कहीं पर चार्ज लगा हुआ है, कहीं पर मुकदमा चल रहा है और वह व्यक्ति कहीं पर भागा हुआ है, उस व्यक्ति को एलिबी बोलते हैं। अब इसका भी मतलब जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमनी का मतलब क्या होता है? एलिमनी का मतलब होता है कि जैसे हर एक देशों में सुविधा है कि यदि पति पत्नी एक साथ रहते हैं, कुछ समय के बाद उनके बीच का संबंध अच्छा नहीं होता है, तो वह डाइवोर्स कर ले लेते हैं, तलाक ले लेते हैं। तो तलाक के पश्चात पति को पत्नी को अलाउंस देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, पर मंथ कोर्ट उसको निर्धारित करती है। तो वो जो आपका पैसा होता है उसी को क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। तलाक के पश्चात दिया जाने वाला रकम, दिया जाने वाला पैसा या रकम। एलिबी मतलब तो आप समझ गए। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। जैसे कि कोई आदमी गलती काम कर दिया है, लेकिन यदि उसको सरकार चाहती कि नहीं, इस व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाए, तो उसको उसका मतलब क्या होगा? एमनेस्टी, उसको क्षमादान दे दिया गया। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिस पर बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, वो लंबे समय से चल रहा है, उसको फांसी की सजा सुना दी गई है, तो वह यदि प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि प्रेसिडेंट उसको क्षमा कर दे, एमनेस्टी दे दे, क्षमादान दे दे। और एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी का मतलब क्या होता है? जो विद्रोहवादी होते हैं, जो विद्रोह करते हैं, जो समाज में असंतुलन पैदा करते हैं, उसको एनार्किस्ट बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं चारों वर्ड बहुत अच्छा लगा होगा। एलिबी भगोड़ा बोलते हैं, जो कहीं पर केस मुकदमा चल रहा है लेकिन वो वहां से भाग गया, उस व्यक्ति को बोला जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर ढूंढना है। इट्स वेरी इजी। द ग्रेट एंड माइटी भागवत गीता इज द मोस्ट कंप्लीट बुक ऑन ह्यूमन फिलॉसफी। ह्यूमन फिलॉसफी पर, इंसानों पर अब तक का सबसे मजबूत और सबसे महान, सबसे तगड़ा जो किताब है वो कौन है? भागवत गीता है। सेंटेंस तो बहुत शानदार है, लेकिन इसमें हमें एरर ढूंढना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको कहीं पर राउंड दिख जाए, ठीक है, यदि आपको यहाँ पर कंप्लीट दिख जाए, स्क्वायर दिख जाए, तो ये सब ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले किसी भी प्रकार का मोर और मोस्ट नहीं लगता। कंप्लीट का मतलब ही कंप्लीट होता है, स्क्वायर का मतलब कंप्लीटली स्क्वायर होता है। अब मोर स्क्वायर और लेस स्क्वायर नहीं होता। अब कोई मान लो कि कोई राउंड फिगर बनाया, तो मोस्ट राउंड और लेस राउंड नहीं, राउंड का मतलब राउंड होता है। तो उसी प्रकार कंप्लीट का मतलब कंप्लीट होता है, ये नहीं कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, उसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ कंप्लीट एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अब से कोई परफेक्ट है, ध्यान से सुनो, अब कोई परफेक्ट है तो मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट थोड़ी होगा, परफेक्ट है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, मैंने 4 ये शब्द लिख दिए, आपको याद रखना होगा कि इनका इस्तेमाल जो है, इसके पहले मोर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर मोस्ट कंप्लीट जो है वो क्या है? गलत है। यानी हमारा एरर जो है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सेकंड में हो जाएगा। यानी हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। एरर इसी में है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमें ए बी सी डी करके इसको पैराजंबल है, इसको एक ऑर्डर में लिखना है। पहला यहाँ पर सेंटेंस शुरुआत किया गया है कि अनजान साहज केस, अनजान शाह का केस। अब देखो, अनजान शाह का केस, अनजान शाह का केस, यदि थोड़ा समझदार बच्चा होगा तो इसका मतलब समझेगा कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है?
सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पर इमर्ज वर्ब है, यदि ये इसके बाद आता तो इमर्जेज होना चाहिए था, तो डायरेक्ट ये नहीं आएगा इसके बाद। अब अनजान साहज केस स्पेशल प्रिपरेशन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। अनजान साहज केस एस्टैब्लिशेस, देखो यहाँ पर वर्ब आ रहा है और V5 भी आ रहा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट का यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मिल रहा है। तो अनजान साह का जो केस है वो एस्टैब्लिश करता है एक फैक्ट, एक सच्चाई के बारे में बताता है। क्या बताता है, दैट कि इन ऑर्डर टू emerge in order to emerge successful in job interview a special preparation is required। यदि आपको जॉब इंटरव्यू में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्पेशल प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से, अंजाम शाह का केस ये बताता है कि यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, इमर्ज सक्सेसफुल, बिकम भी यहाँ पर हो सकता था, बिकम सक्सेसफुल इन जॉब इंटरव्यू, स्पेशल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, तब उसके लिए आपको स्पेशल प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी। तो हमारा सबसे पहले कौन आया, सी आया, उसके बाद कौन आया, डी आया, उसके बाद कौन आया हमारा, ए आया, सॉरी, एंड लास्ट में हमारा बी आया। तो सी डी ए बी कहां पर है हमारा, सी डी ए बी, सी डी ए बी यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ही हमारा, तो ये आंसर सी डी ए बी हमारा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके और भी तरीके हैं, उस पर हम लोग और बात करेंगे। अब आइए पैसिव वॉइस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द इवनिंग, शाम के अंत तक बच्चे क्या फिनिश कर चुके थे, ऑल द आइसक्रीम फ्रॉम द फ्रीज, फ्रीज से सभी आइसक्रीम बच्चे फिनिश कर चुके थे। तो देखो बाय द एंड ऑफ द कॉमन चीज है तो सब में लगा रहेगा, तो ये तो जनरली है बाय द एंड ऑफ द। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द आइसक्रीम, क्या है, ऑल द आइसक्रीम, तो ऑल द आइसक्रीम बाय द, इसके बाद ऑल द आइसक्रीम आ रहा है, इसमें भी ऑल द, इसमें तो ऑल द आइसक्रीम शुरुआत में आ ही नहीं रहा है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑल द आइसक्रीम। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे करते हैं, हैड फिनिश्ड है, तो जब कभी भी एक्टिव वॉइस में हैड रहेगा या हैज रहेगा या हैव रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ क्या जुड़ जाता है प्यारे बच्चों, बीन जुड़ जाता है। तो यहाँ तो हैड है और इसमें वर्ब लगाया हुआ है हैव, तो यह भी गलत है। और यहाँ पर देखो ऑल द आइसक्रीम हैड और उसके बाद क्या लगाया है, बीन फिनिश्ड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम द फ्रीज, पूरी तरह से करेक्ट आंसर है हमारा, हमारा आंसर 4। आइए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है आपको भरना है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डैश ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर मैं अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहूंगा। देखो डिसेक्ट का मतलब होता है पता क्या, वाह दर्दनाक, शरीर के भाग को अलग करना, काट कर अलग करना, शरीर के भाग को काट कर अलग करना। अब वो मेडिकल के तहत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मारने के सेंस में ही होगा, काट के अलग करना, बॉडी पार्ट को काट के अलग करना को बोला जाता है डिसेक्ट। डिसेंट का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों, नीचे जाना, क्या होना, नीचे जाना, डिसेंडिंग और असेंडिंग आप बचपन में पढ़े होंगे, तो वही डिसेंडिंग का ये जो वर्ब है ये डिसेंट है, नीचे आना, इसका मतलब क्या होता है, नीचे आना। और डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, असहमत होना, विरोध करना, खुश नहीं होना किसी चीज से, तो इसका मतलब होता है। और डिसेंट का मतलब होता है उचित, यू आर लुकिंग डिसेंट, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम उचित लग रहे हो, तो यहाँ पर डिसेंट का मतलब उचित हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डैश ऑन द मैटर, इस मैटर पर मैं डिसेक्ट, डिसेक्ट तो होगा नहीं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं मीनिंग पड़ रहा है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई, नीचे जाना, इसका भी मतलब मीनिंग नहीं बन रहा है। मैं इस मैटर पर क्या होना, असहमत या विरोध एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, विरोध, विरोध करना। या डिसेंट मतलब तो उचित होता है, तो उचित यहाँ पर मीनिंग वैसा नहीं मिल रहा है। मैं कितना भी पढ़ा दूं आपकी मेहनत रंग लाएगी,
मैं कितना भी आपको क्वेश्चंस करा दूं इंपॉर्टेंट, आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैं आपके लिए घंटों बैठ करके वीडियोस बनाऊं, लेकिन मेहनत आपकी रंग लाएगी प्यारे बच्चों। इसलिए आप बहुत मेहनत करते रहिए, धीरज सर के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अभी हमारा सब्सक्राइबर्स की संख्या 380 और आपकी जिम्मेवारी है कि जल्द से जल्द इसको 1K में तब्दील किया जाए प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमें एरर ढूंढना है। आई एम इन द सिटी ऑफ द मैनचेस्टर इन इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड में हूँ और इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में हूँ। एंड दिस सिटी हैव अ लॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल, और इस सिटी को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये जो सिटी है यही उसके योग्य है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, इसने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाया। तो यहाँ पर एक शहर की बात हो रही है प्यारे बच्चों। तो एक शहर के लिए एंड द सिटी, एक शहर के लिए है जाता है क्या, है जाता है कि हैव आता है प्यारे बच्चों, तो हैज ना आता है, यहाँ पर हैव है, यानी कि यहाँ पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्यारे बच्चों क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, ध्यान रखना। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है। तो कहां पर, ये वाला हमारा एरर है, यहाँ पर हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर हैज होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर, सिस्टम परफॉर्मेंस, क्या, सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड। किस प्रकार का परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस को दिखाया गया। डैश द ड्रॉप जोन। ड्रॉप जोन क्या होता है, ड्रॉप जोन पता है क्या होता है। ड्रॉप जोन जैसे जहां पर मान लो कि कोई एक खाली सा जगह है और उस खाली जगह पर ट्रूप्स को उतारा जा रहा है, सैनिक के ट्रूप्स को उतारा जा रहा है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे, ड्रॉप जोन बोलेंगे। या कहीं पर बहुत सारा लोगों को जमा करके उनके लिए कोई मिशन पर काम के लिए लिए जाया जा रहा है, तो उन जगह को जहां पर उन लोगों को रखा जाता है उसको क्या बोला जाएगा, ड्रॉप जोन बोला जाएगा। सो सिस्टम परफॉर्मेंस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, सिस्टम परफॉर्मेंस को दिखाया गया। कहां पर दिखाया गया, ड्रॉप जोन पर, फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर, 5000 मीटर के ऊंचाई से ड्रॉप जोन पर सिस्टम परफॉर्मेंस को दिखाया गया। तो यहाँ पर आ रहा है ड्रॉप जोन पर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, पर का मतलब तो एट होता है। और वैसे भी किसी खास जगह के लिए, एट द रेलवे स्टेशन, एट ड्रॉप जोन, at the drop zone, at the bus stand, at the रेलवे स्टेशन, तो ये सब खास जगह होते हैं प्यारे बच्चों और इनके लिए एट का इस्तेमाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि वाटसन आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड वाचिंग द सीरियल। यहाँ पर वाटसन ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अभी फिनिश कर लिया सीरियल वॉच करना। सो इसने पूछा है, वाटसन आस्क्ड मी वेदर। देखो यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग या तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वाटसन आस्क्ड मी इफ, लेकिन याद रखना इफ और वेदर लग जाए तो उसके बाद वर्ब नहीं आता। तो देखो इफ के बाद डायरेक्ट वर्ब हेड आ गया है, यानी कि ये हमारा क्या गलत है। वाटसन आस्क्ड मी इफ आई हैव, अब यहाँ पर हैव है तो हमको तो पता है कि नरेशन में हैज है किस में बदल जाता है, हेड में, तो यहाँ पर हेड होना चाहिए था, तो हेड का हेड ही रह गया, तो ये भी गलत है। और हैव लगा हुआ है तो हेड तो इस सेंटेंस में होना ही चाहिए था, लेकिन इसमें तो हेड है नहीं, ये भी गलत है। यानी क्या हो जाएगा, वाटसन आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड वाचिंग द सीरियल, फर्स्ट नंबर इज करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मिस स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। तो हमारे पास ये है, ये वर्ड्स हैं। तो डिसीट तो सही है, डिसीट का मतलब होता है छल, डिसीट का मतलब छल होता है। इल्यूड का मतलब टालना होता है, इग्नोर करना होता है। क्या करना, इग्नोर करना होता है।
और क्रूएल का मतलब तो जानते होंगे, क्रूर होता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग ये गलत है, VACILLAT वैसिलेट होगा, और इसका मतलब होता है संदेह करना। क्या करना? संदेह करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेला हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। याद रखना कि जब यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो उसके बाद पहले नाउन और उसके बाद नाउन सिंगुलर होता है। सो बेला हैज रेड पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा। यानी हमारा एरर कहाँ पर है? सेकंड में है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। जैसे कि ना वन बाय वन आप बोलते होंगे ना कहीं पर इंग्लिश में, वन बाय वन निकलो, एक एक करके निकलो, यहाँ पर वन बाय वन बोलता है। तो इसलिए यहाँ पर सिक्स आफ्टर सिक्स, छक्के पर छक्का मारना, फोर आफ्टर फोर, चौके पर चौका मारना। सो यहाँ पर याद रखना सिंगुलर नाउन लगता है प्रीपोजिशन के लेफ्ट और राइट दोनों में। अब है बेला हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द मैसिव केमिस्ट्री बुक। इतने बड़े केमिस्ट्री बुक को एक एक पेज करके बेला पढ़ चुकी है। एक एक पेज यानी कि पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा, यहाँ पर एरर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज द, यहाँ पर हमको फील करना है, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है। क्या होता है? ये पहचान होता है। एजुकेशन पहचान होता है ऑफ डैश परफेक्शन। किस चीज का? परफेक्शन का। कि कोई यदि इंसान परफेक्ट है तो उसके अंदर में क्या है? एजुकेशन है। तो किसी इंसान के अंदर में परफेक्शन का पहचान क्या है? एजुकेशन है। सो एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन। क्या होना चाहिए? द परफेक्शन। किसी खास चीज में क्या है? वो परफेक्ट है। एजुकेशन यदि उसके पास है, कोई खास चीज उसके पास है, तो वो इंसान जो है परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा द होना चाहिए। बाय द वे, किसी यदि आप आर्ग्यूमेंट करना चाहो कि ए भी होना चाहिए तो कंटेक्चुअली कह सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग बैठ करके और अच्छे से बात करें तो यहाँ पर ए भी संभव है। तो 100% करेक्ट हम द बोले तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, ए भी किसी खास संदर्भ में हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हियर गॉल एंड वर्मवुड। गॉल एंड वर्मवुड का मतलब क्या होता है? एक इडियम है और इसका मतलब होता है अंदर से ईर्ष्या भरा होना, गुस्सा भरा होना, हेटफुल। हेल्पफुल का मतलब तो मददगार, होपफुल का मतलब आशापूर्ण, वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? हेटफुल होगा, क्योंकि गॉल एंड वर्मवुड का मतलब होता है अंदर से पूरा गुस्सैल होना, भरा हुआ, किसी के प्रति बुरा सोचना। अगला सवाल है हमारा, और आज का लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों। आज का लास्ट सवाल है, डैश आई डिसलाइक्ड द डिटेक्टिव हार्टली। डैश आई डिसलाइक्ड द डिटेक्टिव हार्टली। डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो डिटेक्ट करता है कोई चीजों को, जैसे कि सस्पिशियस तरीके से पता कर लेता है, उसको बोलते हैं। बिना किसी को बताए उसके बारे में पता कर लेता है, यानी कि उसको डिटेक्टिव बोलते हैं। सो आई डिसलाइक द डिटेक्टिव। मैं डिटेक्टिव को नापसंद करता था। आई डैश वाज सीक्रेटली इम्प्रेस, ले मुझको सीक्रेटली रहस्यमय तरीके से मुझको इम्प्रेस कर लिया गया था। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक मैं डिसलाइक करता था। किसको डिसलाइक करता था? डिटेक्टिव को डिसलाइक करता था दिल से, लेकिन उसी ने मुझको क्या कर लिया? इम्प्रेस कर लिया। तो देखो कंट्रास्ट बन रहा है सेंटेंस में। एक तरफ मैं जिसको पसंद नहीं कर रहा हूं और वो हमको इम्प्रेस कर लिया, बाद में सीक्रेटली इम्प्रेस कर लिया। जैसे कि दो ही इज पुअर ही डोनेट्स मनी। वैसे तो वो गरीब है लेकिन पैसे बांटता है, दान देता है। तो क्या है? कंट्रास्ट पैदा हो रहा है। तो कंट्रास्ट पैदा करने वाला दो वर्ड होता है ना, शुरुआत में लगता है या तो एल दो या तो दो। तो यहाँ पर तो दो लगा हुआ, एल दो और दो, दो सेंटेंसेस है, तो इन्हीं से शुरू होगा। अब जब कंट्रास्ट है, शुरुआत में मान लीजिए कि अब यहाँ पर हम लोगों ने एल दो लगा दिया, एल दो।
यद्यपि मैं डिटेक्टिव को दिल से नापसंद करता था, आई डैश वाज सीक्रेटली इम्प्रेस, लेकिन सीक्रेटली, इसके बावजूद कि मुझे सीक्रेटली इम्प्रेस कर लिया गया था। इसके बावजूद मैं नापसंद करता हूं, उसके बावजूद। तो के बावजूद का स्पेलिंग कौन होता है? नेवरदलेस का मतलब होता है के बावजूद। अब यहाँ तो क्योंकि तो उसी लाइन में चल जाता ना, कि मैं उसको पीटा क्योंकि वह मुझको तंग किया, तो एक सिंपल सेंटेंस में क्यों चल जाता। इसलिए यहाँ पर हमें कंट्रास्ट पैदा करना था कि मैं उसको पसंद नहीं करता था, इसके बावजूद भी उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो ऑल्दो आई डिसलाइक द डिटेक्टिव हर्टली, आई नेवरदलेस वाज सीक्रेटली इम्प्रेस्ड। थर्ड नंबर हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आज का सिलसिला समाप्त होता है। वक्त रुकता नहीं है और हम भी नहीं रुकेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, इस प्रकार के वीडियोस लाते रहेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हर चीज में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, पर इंसान खुद को बेहतर बनाने का हमेशा प्रयत्न तो जरूर कर सकता है। आप हो, हम हो, आपके कोई हो, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप आज इस वीडियो के लास्ट में आए हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि इस तरह से आप मेहनत करते रहे तो आपके लिए वो मौका दूर नहीं है। बहुत जल्द आप एक अच्छे पद पर स्थापित होंगे, आप अपने माँ बाप के गरिमा का एक ऊंचा नाम करेंगे और आपको एक अच्छा फील होगा। प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है तो मेरा आशीर्वाद, मेरी कामनाएं सब आपके साथ है कि आप बेहतर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को बताया करें, ताकि आपके मित्र भी इसका आनंद ले सकें, आपके मित्र भी इसको समझ सके, पढ़ सके। और यदि हमसे कोई गलती रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं प्रयास करूंगा कि फिर आगे और बेहतर करूँ, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाया करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।